प्यारे विद्यार्थियों, एंजॉय कॉमर्स चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम स्पेशल जर्नल एंट्रीज। कुछ विशेष रोजनामचा प्रविष्टियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेट अस डिस्कस टुडेज टॉपिक। प्यारे विद्यार्थियों, स्पेशल जर्नल एंट्रीज में आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की जर्नल एंट्रीज के बारे में बताएंगे। और उससे पहले ये बताएंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर ओपनिंग एंट्री के बारे में आपको बताएंगे। ओपनिंग एंट्री के बाद आपको बैड डेट्स के बारे में बताएंगे कि बैड डेट्स क्या होते हैं और उनकी एंट्री कैसे की जाती है। इसके बाद आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे की जाती है और लास्ट में कि कोई भी ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है उसकी पहचान हम कैसे करें। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो माल की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से लिस्ट प्राइस पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। जब व्यापारी द्वारा ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है तो उसकी पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं की जाती है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को कैश मेमो से ही घटा दिया जाता है और जो एंट्री होती है वो केवल नेट अमाउंट की एंट्री हम करते हैं। लेट्स इन इंग्लिश। ट्रेड डिस्काउंट इज द डिस्काउंट विच इज अलाउड जनरली इन द फॉर्म ऑफ ए सर्टेन परसेंटेज ऑन द लिस्ट प्राइस और यू कैन से ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स टू इंक्रीज द सेल्स। तो सेल्स को इंक्रीज करना यहाँ पर उद्देश्य रहता है। उदाहरण के लिए जैसे 5,000 रुपए का माल 10% ट्रेड डिस्काउंट पर बेचा, गुड्स सोल्ड फॉर ₹5,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी उसमें हम 10% राशि 5,000 में से पहले ही कम कर देंगे और जो एंट्री होगी वो 4,500 रुपए से होगी। तो कैश काउंट को यहाँ पर डेबिट हम करेंगे 4,500 रुपए से और टू सेल्स काउंट लिखेंगे 4,500 रुपए। तो ये जो एंट्री हमने की है इसमें ट्रेड डिस्काउंट हमें कहीं नजर नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि इसकी जब हम नरेशन लिखेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र उसमें हम अवश्य करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो नरेशन लिखी गई है उसमें लिखा है फॉर गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। और अब हम कैश डिस्काउंट के बारे में आपको बताएंगे। कैश डिस्काउंट वह डिस्काउंट है जो व्यापारी द्वारा डेटर से या कहिए कि ग्राहक से शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया जाता है। यह डिस्काउंट केवल नगद माल खरीदने वालों को या उन उधार माल खरीदने वालों को दिया जाता है जो एक निश्चित अवधि के अंदर अपना भुगतान कर देते हैं। लेट्स इन English. Cash discount is the discount which is allowed by the trader with the purpose of early recovery of payment from the debtors or you can say customers. एक उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पर एंट्री को समझने का प्रयास करेंगे। If Mohan was a debtor of ₹2,000 and ₹1,800 have been received from him allowing ₹200 as discount, the following journal entry will be passed. 2,000 रुपए हमने मोहन से लेने हैं। मोहन हमारा डेटर है, तो मोहन से हमने 1,800 रुपए रिसीव किए हैं और 200 रुपए उसको डिस्काउंट दे दिया है, कैश डिस्काउंट दे दिया है। तो उसकी जो एंट्री यहाँ पर पास की गई है आप देख रहे हैं कि कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे सिर्फ 1,800 रुपए से 1,800 और 200 रुपए हम यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड के खाते में डालेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 रुपीज। इनके 200 रुपए ये एक्सपेंस हो गया, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया है। और टू मोहन से हमने 2,000 रुपए लेने थे, तो मोहन को हम क्रेडिट करेंगे 2,000 रुपए से। तो टू मोहन 2,000 रुपए यहाँ पर किया गया है और नरेशन में लिखेंगे फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड। तो ये था हमारा कैश डिस्काउंट के बारे में। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट में जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देख रहे हैं मीनिंग यानी कि अर्थ। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो कस्टमर्स को माल की बिक्री करते समय लिस्ट प्राइस पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो डेटर्स को निश्चित समय के अंदर भुगतान करने के लिए दिया जाता है। सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं ट्रीटमेंट यानी कि लेखा। तो ट्रेड डिस्काउंट का पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया जाता, कोई रिकॉर्ड इसका नहीं लिखा जाता है। इसे केवल इनवॉइस या यू कैन से कैश मेमो में से घटा दिया जाता है। जबकि कैश डिस्काउंट का लेखा यानी कि ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट हम जो है बुक्स में अवश्य करते हैं। यदि कैश डिस्काउंट दिया गया है तो उसे हम एक हानि मानकर डेबिट करते हैं, और यदि कैश डिस्काउंट प्राप्त हुआ है तो उसे हम इनकम मानकर क्रेडिट करते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव दोनों के अलग अलग रहते हैं। जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट देने का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रहता है कि हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, उसे हम बढ़ाना चाहते हैं। जबकि कैश डिस्काउंट का उद्देश्य शीघ्र पेमेंट को प्रोत्साहित करना होता है कि पेमेंट जल्दी हमें मिल जाए, तो इसलिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट सीक्वेंस, क्रम। तो जहां तक सीक्वेंस की बात है, अगर किसी ट्रांजैक्शन में ये दोनों डिस्काउंट दिए हों तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट के बारे में ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम घटाते हैं। वो घटे हुए अमाउंट के ऊपर ही हम कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन करते हैं। तो कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन बाद में की जाती है, ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन पहले की जाती है। तो ये था डिफरेंस हमारा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में। नेक्स्ट जो पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में। मिश्रित जर्नल प्रविष्टि। 2 या 2 से अधिक लेन देनों के लिए मिश्रित जर्नल प्रविष्टि, इनके कंपाउंड जर्नल एंट्री तब की जाती है जब वे एक ही खाते से संबंधित हों और समान प्रकृति के हों तथा एक ही तिथि को किए जाते हों। समान प्रकृति का मतलब ये है कि यदि एक व्यवहार नकद भुगतान का है तो अन्य भुगतान भी नकद भुगतान के ही हों, यानी सेम नेचर के हों। लेट्स इन इंग्लिश, कंपाउंड जर्नल एंट्री फॉर 2 or more than 2 transactions is passed only when they are of same nature and occur on the same date। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम कंपाउंड जर्नल एंट्री को समझने का प्रयास करते हैं। On 31st January 2020, if cash payments are made of ₹2,000 for wages, ₹5,000 for insurance and ₹4,500 for rent। तो 3 पेमेंट्स यहाँ पर की गई हैं और तीनों ही पेमेंट हम देख रहे हैं कि कैश में पेमेंट की गई है। तो एक नेचर हो गई, तीनों ट्रांजैक्शंस की एक नेचर हो गई कि कैश में पेमेंट तीनों की यहाँ पर हो रही है, और तीनों ही ट्रांजैक्शन एक ही तिथि को, एक ही डेट को हुई है, 31 जनवरी को हुई है। इसलिए इन तीनों की हम एक कंपाउंड जर्नल एंट्री यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो वेजेस अकाउंट को डेबिट किया गया है 2000 से, इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया गया है ₹5,000 से, रेंट अकाउंट को डेबिट किया गया है ₹4,500 से, और टू कैश तीनों का जोड़ करके 11,500 रुपए 11,500 हमने कैश के सामने लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड जर्नल एंट्री इनकी तीनों की हो गई है। और नरेशन में हम लिखेंगे फॉर वेजेस, इंश्योरेंस एंड रेंट पेड। तो ये थी हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री। और अब हम आपको ओपनिंग जर्नल एंट्री के बारे में बताएंगे कि ओपनिंग एंट्री किस प्रकार से की जाती है। तो ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग ईयर के प्रारंभ में जो एंट्री की जाती है उसे हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं, या प्रारंभिक प्रविष्टि के नाम से उसे हम जानते हैं। इस प्रविष्टि में, इस एंट्री में सभी एसेट्स को डेबिट किया जाता है, जबकि सभी लायबिलिटीज को इसमें हम क्रेडिट करते हैं। ओपनिंग एंट्री में हम प्रीसीडिंग ईयर से जो एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस हैं उन सभी बैलेंसेस को यहाँ पर नए साल में हम दिखाते हैं, इसीलिए इस एंट्री को हम ओपनिंग एंट्री के नाम से जानते हैं। लेट्स इन इंग्लिश, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर एन एंट्री इज पास्ड in the journal to record all the balances of assets and liabilities appearing at the end of the preceding year. This entry is also known as opening entry. Opening entry में यदि कैपिटल की राशि ना दी हो तो उसे हम इस इक्वेशन के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। जो इक्वेशन है इसमें एसेट्स का टोटल सभी लायबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के बराबर रहता है, और यदि लायबिलिटीज और कैपिटल का जोड़ एसेट के जोड़ से अधिक हो जाता है तो ये जो डिफरेंस है उसको हम गुडविल के रूप में एसेट साइड में लिखते हैं, एसेट साइड में उसको डेबिट करते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से हम ओपनिंग एंट्री को यहाँ पर समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ऑन 1 अप्रैल 2020 द फ्लोइंग ओपनिंग एंट्री विल बी पास्ड। जैसे यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 को कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं, या एसेट्स के बैलेंसेस दिए गए हैं, कुछ लायबिलिटीज के बैलेंसेस दिए गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस नहीं दिया गया। तो ओपनिंग एंट्री का ये नियम है कि जितनी भी एसेट्स हैं उनको हम डेबिट करेंगे और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो देखिए कि कैश अकाउंट को डेबिट किया गया है 20,000 रुपए से, डेट
डेटर्स को डेबिट किया 15,000 रुपए से, स्टॉक काउंट को डेबिट किया 17,000 रुपए से, मशीनरी काउंट को डेबिट किया 60,000 से, बिल्डिंग को डेबिट किया है 40,000 से। ये सभी एसेट्स हैं, इनको हमने डेबिट कर दिया है। और जो लाइबिलिटीज हैं उनको हमने क्रेडिट कर दिया है। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 18,000 रुपए, टू लोन अकाउंट 24,000 रुपए। तो ये हमने लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड कर दिया है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि कैपिटल का बैलेंस यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। वो हमने क्या करना है कि एसेट्स का जोड़ करके लाइबिलिटीज के जोड़ को घटा देंगे तो हमारे पास कैपिटल का बैलेंस आ जाता है, एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में यहाँ पर ये आता है। तो यहाँ पर 1,10,000 रुपए जो हमने कैपिटल अकाउंट के सामने लिखे हैं, इन दोनों में डिफरेंस किया गया है। एसेट्स और लाइबिलिटीज का डिफरेंस करके ये कैपिटल अकाउंट के आगे हमने लिखा है। और अब हम बैड डेट्स के बारे में आपको बताएंगे। बैड डेट्स मतलब डूबत ऋण। तो कई बार हम देखते हैं कि डेटर्स के दिवालिया होने के कारण या किसी अन्य कारण से उधार बेचे गए माल की पूरी कीमत, पूरी राशि हमें प्राप्त नहीं होती है। तो जितनी राशि हमें प्राप्त नहीं होती है उसे हम बैड डेट्स के नाम से जानते हैं, डूबत ऋण के नाम से जानते हैं। और जो डूबत ऋण है वो व्यवसाय के लिए हानि होती है। तो लेट्स इन इंग्लिश, समटाइम्स ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर्स और सम अदर रीजंस द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट cannot be recovered completely or partially. Such unrecovered amount is called bad debts. Bad debts being a type of loss to the business is debited. तो लॉस होने के कारण इसे हम डेबिट करते हैं। तो एक एग्जांपल के माध्यम से आपको इसकी एंट्री के बारे में हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो देखिए एग्जांपल के लिए, जैसे सुरेश हमारा एक डेटर है। If सुरेश was a debtor of ₹2,000 and due to his insolvency, वो दिवालिया हो गया है, only ₹1,000 were received from him, सिर्फ 1,000 रुपए हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसके लिए जो एंट्री है उसमें आप देखिए कि 1,000 रुपए हमें प्राप्त हुए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट ₹1,000। 1,000 हमें प्राप्त नहीं हुए, उसके लिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए, यानी कि लॉस ये हो गया 1,000 रुपए का, इसलिए इसको डेबिट किया गया। और कैश को डेबिट इसलिए किया क्योंकि जो है डेबिट वाटर कम्स इन 1,000 रुपए। और टू सुरेश, तो सुरेश से 2,000 रुपए लेने थे, वो डेटर था हमारा, इसलिए इसको हमने क्रेडिट कर दिया है। तो टू सुरेश, और नीचे नरेशन में हम डिटेल लिखेंगे, फॉर हाफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश एंड रिमेनिंग रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। तो ये हमारी नरेशन हो जाएगी। और अब हम आपको डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स के बारे में बताएंगे कि फिक्स एसेट्स का हम लगातार प्रयोग करते हैं और लगातार प्रयोग के कारण फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आ जाती है, उसे हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूज इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो एक एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर लिया है कि डेप्रिसिएशन मशीनरी पर लगाई गई है 5,000 रुपए की, तो उसकी हम क्या एंट्री करेंगे कि डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी इज ₹5,000। तो उसकी क्या एंट्री होगी कि डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, एक एक्सपेंस है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ₹5,000। और टू कैश नहीं करते, यानी कि ये एक ऐसा खर्चा है कि इसकी कैश पेमेंट नहीं होती है, बल्कि जिस भी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई गई है उस एसेट को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो टू मशीनरी अकाउंट किया गया है ₹5,000 से, और नरेशन लिख दी है फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। और लास्ट में अब एक इंपॉर्टेंट आइटम के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन वो कैश है कि क्रेडिट है। तो ये हमें पहचान करनी होती है सबसे पहले, उसके बाद ही हम उसकी एंट्री करते होते हैं। तो आपने देखना है कि ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। अगर वो नकद शब्द वहां पर लिखा गया है तो फिर उस ट्रांजैक्शन को हम नकद मानेंगे, और सिर्फ व्यक्ति विशेष का नाम वहां पर लिखा गया है तो ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट मानते हैं, उधार की ट्रांजैक्शन मानते हैं। और यदि दोनों कैश और पर्सन का नाम दोनों ही लिखे गए हैं, और यदि कैश और पर्सन नेम व्यक्ति विशेष का नाम दोनों ही मिसिंग है, तो ट्रांजैक्शन को जो है कैश कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वहां पर व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखा गया है, इसलिए वो ट्रांजैक्शन कैश मानी जाती है। लेट्स इन इंग्लिश, इफ द वर्ड कैश इज रिटर्न द ट्रांजैक्शन इज ऑफ कैश, एंड इफ ओनली पर्सन्स नेम इज रिटर्न द ट्रांजैक्शन इज ऑफ क्रेडिट। इफ बोथ कैश एंड पर्सन्स नेम आर मिसिंग द ट्रांजैक्शन विल बी कंसिडर्ड ऑफ कैश। तो ये बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी ट्रांजैक्शन नकद मानी जाए और कौन सी ट्रांजैक्शन है उसको उधार माना जाए। तो ये हमने पहचान कर लेनी है। जब भी हम ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो हमने देखना है कि कौन से दो खाते उसमें प्रभावित होते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में जर्नल एंट्रीज समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं पर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट अवश्य करें, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपने अपने आसपास
सफाई का पूरा ध्यान रखा हुआ है। और आज का वीडियो आपको पसंद आया है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्र दोस्तों में इसको चर्चा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। हैव ए नाइस डे।